जोको अनवर इंडोनेशिया के एक मशहूर डायरेक्टर और हॉरर जॉनर के एक्सपर्ट ने नेटफ्लिक्स की लेटेस्ट हॉरर सीरीज नाइटमेयर्स एंड डे ड्रीम्स बनाई है। ये सीरीज 7 एपिसोड की एक एंथोलॉजी है जो थीमेटिक तौर पे कनेक्टेड है। मॉन्स्टर्स और एंजल से लेकर डीमंस और क्रीचर्स तक अनवर ने हर सुपरनैचुरल पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर किया है। सीरीज एंटरटेनिंग है पर हर एपिसोड परफेक्ट नहीं है। इस वीडियो में इन्हीं 7 एपिसोड्स और उनके थीमेटिक कनेक्शंस के बारे में डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो अगर आपने शो अभी तक पूरा नहीं देखा है तो आई गेस एक स्पॉइलर वार्निंग इज एन ऑर्डर। पर अगर आपने ऑलरेडी ये सीरीज देख लिया है तो लेट्स डिस्कस कैसे ये शो एंड होता है। जब भी पंजी सुवोनो नर्स सिटी को एक पॉश नर्सिंग होम में ड्रॉप करता था, उसे ये लगता था कि काश उसके पास इतने पैसे होते कि वो अपनी माँ को वहाँ एडमिट करवा पाता। उसकी माँ का याददाश्त कम होती जा रही थी और उसके लिए उनका ध्यान रखना मुश्किल होता जा रहा था। जब पंजी ने नर्सिंग होम के बारे में पूछा तो नर्स सिटी ने कहा कि कभी भी अपनी माँ को वो वहाँ ना ले आए और ये उसकी जिम्मेदारी है उनका सही से ध्यान रखा जाए। फिर भी जब नर्स नाया ने डिस्काउंट ऑफर किया तो पंजी को इंटरेस्ट हुआ, पर फिर भी उसकी वाइफ रारा अपने सासू माँ को वहाँ भेजने के लिए कंफर्टेबल नहीं थी। लेकिन जब एक दिन उनका बेटा हगी गायब हो गया तो उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। पंजी की माँ ने हगी को टेरेस पर ले गई और वहीं पे भूल के वापस आ गई, पर रारा टाइमली टेरेस पर पहुंच गई और अपने बेटे को गिरने से बचा लिया। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी माँ को उस फैसिलिटी में एडमिट करना ही पड़ेगा। जब पांजी रिसेप्शन पे वेट कर रहा था, एक आदमी बैम बैंग ने उसे वार्न किया कि ये जगह सस्पिशियस है। बैम बैंग ने कहा कि ये फैसिलिटी एलीट्स द्वारा चलाई जाती है और ये कम्प्लीटली लीगल बिजनेस है। पांजी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और अपनी माँ को उस फैसिलिटी में छोड़ दिया। रात होते ही पंजी को बैम बैंग की बातें सताने लगी और उसने डिसाइड किया कि वो अपनी माँ को वापस ले आएगा। नर्सिंग होम में लोग पार्टी कर रहे थे और नर्स नाया ने बताया कि ये उन लोगों के लिए है जिनके पेरेंट्स वहाँ एडमिटेड है। पांजी कन्विंस्ड हो गया जब नाया ने कंफर्म किया कि उसकी माँ ठीक है और वो एक हफ्ते बाद उनसे मिलने आ सकता है। पांजी ने फिर प्रिटेंड किया कि वो वहाँ से जा रहा है, पर वो बैक एंट्रेंस से वापस आ गया। उसने जल्दी ही पता लगा कि ये जगह एक कल्ट के द्वारा ऑपरेट होता है। पार्टी में आए लोग ब्लैक हुडेड क्लोक्स पहनकर एक सीक्रेट चेंबर में गए और पांजी ने सीक्रेटली उस जगह को इन्फिल्ट्रेट किया। पांजी फिर एक सेरेमोनियल रूम में पहुंच गया और देखा कि ये कल्ट स्ट्रेंज इविल क्रीचर्स का यूज करके एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जो बूढ़े लोगों को जवान बना रहे थे। ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए पेरेंट और उनके ऑफस्प्रिंग दोनों चाहिए होते थे और ऑफस्प्रिंग की यूथ उनके पेरेंट को ट्रांसफर होती थी। पांजी ये सब देख के दंग रह गया और वहां से भाग गया, पर उस कल्ट को पांजी का फोन सेरेमोनियल रूम में मिल गया और उन्होंने उसकी तलाश शुरू कर दी। नर्स सिटी ने पांजी को अपना क्लोक उधार दिया ताकि द बैनिस्ड, जो कि एक्चुअली एक्सपेरिमेंट से रेजिस्ट करने वाले से ब्लडथर्स्टी स्ट्रेंज क्रीचर्स में बदल गए थे, उनसे बच सके। पांजी ने अपनी माँ को उठाया और भागने की कोशिश की, पर उस कल्ट के मेंबर्स ने उन्हें रोक लिया। ट्रीटमेंट के लिए पांजी और उसकी माँ को ले जाया गया और दोनों ने उस प्रोसीडियर को रेजिस्ट किया। उसकी माँ ने फिर उसे कहा कि वो अपनी जान बचाकर भागे और पांजी ने अपने लाइटर को वहाँ के स्ट्रेंज क्रीचर्स पर फेंका जिनके ब्रेथ फ्लेमेबल थे और इससे उस मैंशन में आग लग गई। पांजी बच के निकल गया, पर एपिसोड के एंड में एक हाथ देखने को मिलता है जो रबल से निकल रहा होता है। यह दिखाता है कि शायद एक कल्ट का मेंबर जिंदा बच गया है और ये स्ट्रेंज प्रैक्टिस आगे कंटिन्यू रहेगी। इयोस गरीबी से थक गया था और डेस्परेट था पैसा कमाने के लिए। उसका और उसकी वाइफ इपा का स्कैवेंजिंग और ऑड जॉब्स करके गुजारा होता था और वो किराए के पैसे भी नहीं दे पा रहे थे। इयोस ने सुना था एक ऑर्फन बॉय के बारे में जो अपने अडॉप्टेड पेरेंट्स के जीवन में बेशुमार पैसा मैजिकली ला देता था, पर कैच ये था कि अडॉप्ट करने वाले पेरेंट्स एक हफ्ते के अंदर अंदर मर जाते थे। बगास एक गरीब आदमी था जिसने उस बच्चे को लास्ट अडॉप्ट किया था, पर मरने से पहले उसके पास एक ह्यूज मैंशन था। इयोस ने सोचा कि ये उस ऑर्फन की वजह से ही पॉसिबल हुआ है और उसने और इपा ने स्याफिन को अडॉप्ट किया। इयोस और इपा ने स्याफिन को प्यार और बहुत सारे गिफ्ट्स दिए और इयोस खुश हो जाता है जब उसे घर में बहुत सारे पैसे पड़े हुए मिलते हैं। उसका प्लान सक्सेसफुल था और उसे सिर्फ 7th डे का वेट करना था ताकि कर्स इफेक्टिव होने से पहले वो स्याफिन को मार सके। इपा स्याफिन से अटैच हो गई थी और उसने उसे मॉम बुलाने दिया। इपा ने अपने बेटे रियान को खो दिया था और उसने स्याफिन को अपना मान लिया था। जब फ्री कैश मिलना बंद हो गया, इपा को ये उसका बिहेवियर एकदम पसंद नहीं आया
और उसने अपने बेटे को उससे बचाने की कोशिश की। एक दिन एक डिवास्टेटिंग एक्सीडेंट के बाद इयोस और इपा सरप्राइज थे जब उन्हें एक लग्जूरियस हाउस मिला। इपा रेडी थी अपनी जान देके स्याफिन को बचाने के लिए और ये घर उसके लिए एक रिवॉर्ड था। इपा स्याफिन का फीवर के दौरान ध्यान रख रही थी और इयोस ने तभी उस ऑर्फन को मारने का प्लान बनाया। इपा ने स्याफिन को फ्री कर दिया और उसे अपने पुराने घर ले गई। इयोस उन्हें फॉलो कर रहा था और इपा को अपने हस्बैंड को मारना पड़ा अपने बेटे को बचाने के लिए। इपा कभी सोच नहीं सकती थी कि ये दिन भी देखने को मिलेगा और उसने इसके लिए स्याफिन को ब्लेम किया। मरने से पहले इयोस को लगा कि उससे कभी पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए था, क्योंकि वो इपा के साथ उनके हार्ड लाइफ से ही खुश था। एपिसोड के एंड में इपा ने खुद को छुरा मार लिया। स्याफिन ने उसे रोका और अपने माँ से माफी मांगी। स्याफिन ने छुरा इपा के चेस्ट से निकाला और उसके बाद मैजिकली उसने इपा को रिवाइव किया, पर वो अब ह्यूमन नहीं रही। स्याफिन स्पेशल पावर्स होल्ड करता था और अपने अडॉप्टेड पेरेंट्स को टेस्ट करता था और फेल होने पर उन्हें कर्स करता था। पर इस बार स्याफिन को एक माँ मिल गई जो उसके लिए सैक्रिफाइसेस करने को रेडी थी। पर क्या इपा सेम रहेगी, वो हमें पता नहीं। रानिया ने रिसेंटली अपनी दूसरी किताब रिलीज की थी, पर ऑडियंस उसे इम्प्रेस्ड नहीं थे। वो हमेशा उसकी पहली किताब पोएम्स एंड पेन से कंपेयर करते थे और उसके पब्लिशर ने कहा कि सीक्वल लिखने से ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो फिर रानिया ने डिसाइड किया कि वो सीक्वल लिखेगी। लास्ट बुक का नैरेटिव एक डोमेस्टिक अब्यूज विक्टिम पर बेस्ड था और प्रोटैगनिस्ट ने अपनी किस्मत एक्सेप्ट कर ली थी। रानिया को याद था कि वो अपने सब्जेक्ट के दर्द से कितना रिलेट कर सकती थी, इसीलिए सीक्वल लिखना आसान नहीं था। जब रानिया लिखने बैठी वो ब्लैकआउट हो गई और जब उठी तो उसके बैक में बहुत दर्द था। उसके बॉडी पे ब्रूजेस था और जब उसने लैपटॉप चेक किया तो उसे 30 पेजेस लिखे हुए मिले। उसका पब्लिशर उसके प्रोग्रेस से खुश था, पर रानिया कंटिन्यू करने के लिए शोन नहीं थी। रानिया ने एक और ट्राई किया और वो फिर से ब्लैकआउट हो गई और उसके बॉडी पे और भी ब्रूजेस देखने को मिले। वो प्रोटैगनिस्ट के वर्ल्ड में ट्रांसफर हो जा रही थी और उसने प्रोटैगनिस्ट के पार्टनर के अब्यूज फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया। लैरस एक ऑब्सेसिव और पोजेसिव हस्बैंड से मैरिड थी जो उसे और उसकी बच्ची को बेसमेंट में लॉक करके रखता था। रानिया डेस्परेट थी लैरस को बचाने के लिए और उसने विलिंगली अपने आप को हिप्नोटाइज किया ताकि लैरस के माइंड में जा सके। उसने हेनरा को कहा कि वो उसका ध्यान रखे जब तक उसके हाथ से बात ना निकल जाए। इवन दो ये आइडिया डेंजरस लग रहा था, हेनरा ने रानिया की डेस्परेशन देखकर सपोर्ट किया। जब रानिया लैरस के वर्ल्ड में ट्रांसफर हुई उसने लैरस को फाइट बैक करने के लिए एनकरेज किया। ब्रूजेस टाइम के साथ और बढ़ते गए और रानिया ने रियलाइज किया कि सिर्फ एक तरीके से वो लैरस की हेल्प कर सकती थी, उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन गैदर करके, ताकि रियल वर्ल्ड में उसे ट्रैक कर सके। बेसमेंट में कोई मिरर नहीं था, इसलिए रानिया ने फाइनली लैरस का फेस एक पानी के पटल में देखा। लैरस की रियल आइडेंटिटी रिवील हुई और रानिया को उसका फ्लैशबैक याद आया। लैरस बिल्कुल रानिया जैसी दिखती थी और इसका एक ही एक्सप्लेनेशन था कि रानिया की एक ट्विन बहन थी जिसके बारे में उसे पता नहीं था। जब उसने अपने पेरेंट्स से सवाल किया तो उन्होंने रिग्रेटफुली बताया कि लैरस उसकी बहन है और उन्होंने उससे अडॉप्शन के लिए दे दिया था। 1 साल बाद उनको अपने फैसले पे पछतावा हुआ और अपने दूसरी बेटी को वापस घर लाने का सोचा, पर उन्हें उसका पता नहीं चला। रानिया को पता चला कि एड्रियन की एक वाइफ और बच्चे हैं और उसने लैरस और एस्टी को अपने स्टडी रूम के बेसमेंट में रखा था। जब तक रानिया सीक्रेट रूम तक पहुंची, लैरस अपनी आखिरी सांस ले रही थी। उसने हमेशा सोचा था कि रानिया उसकी इमेजिनरी ऑल्टर ईगो है और उसे फाइनली फ्लैश एंड बोन में देखकर वो खुश हुई। रानिया अपनी बहन का लाइफलेस बॉडी देखकर डिवास्टेटेड थी, पर उसके पास मॉर्न करने का टाइम नहीं था क्योंकि उसे एस्टी को रेस्क्यू करना था। रानिया एस्टी को लेकर घर से निकल गई और एड्रियन की वाइफ को उसके सीक्रेट का पता चलने पर पूरी तरह से शॉक लगा। रानिया कॉन्फिडेंट थी कि एड्रियन जेल में सड़ेगा, पर सरप्राइज की बात यह थी कि सर्वेलेंस फुटेज के मुताबिक एड्रियन बिल्कुल इनोसेंट था। वो सीक्रेट रूम गायब था और एड्रियन के क्राइम्स का कोई प्रूफ नहीं था। रानिया को समझ आया कि लैरस सही थी। एड्रियन इंसान नहीं था बल्कि एक अलग दुनिया की स्पीशीज था। एड्रियन के पास हिप्नोसिस की पावर थी और रानिया ने ह्यूमन मास्क के पीछे की एक्चुअल बीइंग का एक ग्लिम्स देख लिया था। हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि एड्रियन ने लैरस को हिप्नोटाइज किया था और इसी तरह वो उससे प्यार में गिर गई थी और उसके बेसमेंट में पहुंच गई थी।
एड्रियन एक दूसरी दुनिया अगाथा से बिलोंग करता था और उसकी स्पीसीज ने ह्यूमन वर्ल्ड में इन्फिल्ट्रेट किया था और धीरे धीरे डोमिनेंस गेन कर रहा था। सीक्रेट रूम के एंट्रेंस पे एक ट्रायंगुलर मार्क भी था जो कि शायद उसके कल्ट का एक सिंबल हो, जो हमने सीरीज में बार बार देखा था। वैह्यू का एक ही सपना था, सऊदी अरेबिया जाके अपनी मां से मिलना। गांव के लोग, खासकर रुशमान, अक्सर वैह्यू से नाराज रहते थे। उन्हें लगता था कि जब बाकी लोग गांव की सुरक्षा कर रहे हैं, वैग्यू सिर्फ शेल्स जमा कर रहा था और ज्यादा पैसे कमा रहा था। गांव वालों को बेदखल करने की धमकी मिली थी क्योंकि उनके पास जमीन के लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। वैह्यू ने सऊदी अरेबिया का सफर करने के लिए लगभग पैसा इकट्ठा कर लिया था, पर उसकी पत्नी दिजा को लगता था कि इतने सालों बाद वैह्यू अपनी मां को ढूंढ नहीं पाएगा। वैह्यू ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और उसने मेहनत करना जारी रखा जब तक एक रात उसने आसमान में एक फरिश्ता देखा। उसने फरिश्ते की एक तस्वीर खींच ली थी और गांव वालों ने तुरंत उसे एक नबी मान लिया। लोग उससे समाधान चाहते थे, पर वैह्यू बिल्कुल क्लूलेस था। वैह्यू का दिल टूट गया जब उसने देखा कि उसकी पत्नी ओहिम के साथ भाग गई थी और उसका सारा बचाया हुआ पैसा भी ले भागी है। उसने सोचा कि ये उसके सपने का अंत है, पर उसकी हैरानी को कोई ठिकाना नहीं रहा जब एक रिपोर्टर ने उससे वो तस्वीर के बदले सऊदी अरेबिया जाने के लिए पैसे देने की ऑफर की। रुस्मान ने फोटोग्राफर की बात सुनी और उसने तस्वीर चुराने का फैसला किया। नाराजगी में वैह्यू ने तस्वीर को फाड़ दिया था और गांव वालों से झूठ बोला कि उसने कोई भी फरिश्ता नहीं देखा और ये कहानी बनाई थी ताकि गांव वालों के लिए वो इम्पोर्टेंट बन सके। वैह्यू अपने कमरे में अकेला था। उसके पास अपनी मां से मिलने के लिए पैसे नहीं थे और गांव वालों ने उससे मुंह मोड़ लिया था जब अचानक उसका घर जोर से हिलने लगा। एक तेज सफेद रोशनी ने वैह्यू का ध्यान खींच लिया और उसने रियलाइज किया कि फरिश्ता उससे मिलने फिर से आया था। फरिश्ता उसकी मां के रूप में आया ताकि वैह्यू के लिए ये प्रोसेस करना आसान हो जाए। गांव वालों ने सही कहा था, वैह्यू को सुप्रीम बीइंग ने चुना था और उसे फिर दुनिया भर का ज्ञान दिया गया। फरिश्ते ने वैह्यू को सलाह दी कि वो अपने ज्ञान को शेयर करे ताकि वो दुनिया को बुराई से बचा सके। इस एपिसोड के अंत में जब गांव वाले और मिलिट्री वायलेंट फाइट करने वाले थे, वैह्यू उनके बीच खड़ा हो गया। सबने अपने हथियार गिरा दिए और उसके सामने झुक गए जब उन्होंने देखा कि वो हवा में उड़ रहा था। वैह्यू को एक ऐसा मकसद मिला जो मटेरियल दुनिया से ज्यादा महत्वपूर्ण था और एंडिंग ये सजेस्ट करती है कि वो अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाएगा। डेवी और बांडी खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जी रहे थे और एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। बांडी पहले एक फिल्म थिएटर में टिकट कलेक्टर था, पर जब थिएटर बंद हो गया तो उसकी नौकरी भी चली गई। बांडी अपने हाथ से फिल्म के पोस्टर्स बनाता था और हालांकि उसकी आमदनी इतनी नहीं थी कि परिवार का गुजारा हो सके, डेवी कभी भी शिकायत नहीं करती थी। एक रात जब बंदी डेवी के लिए दवाई लेने गया था, उसने अपने पुराने फिल्म थिएटर को देखने के लिए बस रोकी। बाहर से बिल्डिंग पुरानी लग रही थी, पर अंदर से अब भी उतनी ही चकाचौंध थी। बंदी को अपने पुराने बॉस को देखकर हैरानी हुई और पुरानी नौकरी वापस मिलने की सोच से उम्मीद जग गई। यकीन करना मुश्किल था, पर बंदी को लगा ये सच है। जब तक बंदी वापस अपने अपार्टमेंट गया, 2 साल बीत चुके थे। बंदी ने डेवी और अपने बेटे मरहान को अपने अनुभव के बारे में बताने की कोशिश की, पर उन्हें यकीन नहीं हुआ। बाद में जब डेवी ने उसके कपड़े धोते वक्त पेंट का निशान देखा और उनके पहले डेट का करेंसी बिल उसे मिला, तो उसे रियलाइज हुआ कि शायद बंदी सच बोल रहा था। एक रात डेवी, बंदी और मरहान बाहर डिनर के लिए गए और बंदी सिगरेट लेने गया। उसने वादा किया कि वो जल्दी वापस आ जाएगा, पर फिर से गायब हो गया। बंदी अनजाने ही एक मर्डर का गवाह बन गया और अपनी जान बचाने के लिए वापस उस पुराने फिल्म थिएटर में चला गया। बाहर गुंडे उसका इंतजार कर रहे थे और उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, अपनी पुरानी नौकरी वापस लेना। उसके बॉसेस टॉमी और रामा ने उसे थिएटर में रुकने का सलाह दिया क्योंकि ये उसका सपना जीने का इकलौता मौका था। बाहर की दुनिया बहुत हार्श थी और टॉमी ने उसके अंदर ये विचार भरा कि शायद उसकी पत्नी और बेटे उसके बिना ज्यादा खुश रहेंगे। बंदी कुछ घंटे उस थिएटर में और रहा और जब वो फाइनली निकला, कई साल बीत चुके थे। बंदी ने डेवी और मरहान से मिलने की कोशिश की, पर डेवी ने दूसरी शादी कर ली थी और नए घर में शिफ्ट हो गई थी।
बंदी को हैरानी हुई जब उसके बेटे ने बताया कि पुराना मूवी थिएटर गिरा दिया गया है, और जब वो अगले दिन वहां गया तो वो वैसा ही चमक रहा था जैसे पहले था। डोमी ने उसे फिर से खुले दिल से वेलकम किया, पर बंदी अपनी नौकरी से खुश होने की कोशिश के बाद भी डेवी और मरहान को मिस करता था। डोमी उसके परिवार की चिंता करने से मना करने पर बंदी नाराज हुआ और सब थिएटर वाले उस पर हमला करने लगे। इस फिल्म में दिखाया गया कि बंदी मानसिक रूप से बीमार था और फिलहाल बेघर था। उसका थिएटर में जीवन उसके कल्पना का एक फ्रैगमेंट था जो एक अजीब क्रीचर से नियंत्रित हो रहा था। डेवी ने बंदी का पीछा किया और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ जब उसने जंगल में हिप्नोटाइज इंसानों का एक ग्रुप को देखा। बंदी उस प्राणी का शिकार था और आखिरकार अपने विजन के आगे सरेंडर कर गया। हालांकि हर एपिसोड एक अलग कहानी को डील करता था, नाइटमेयर्स एंड डे ड्रीम्स थीमेटिकली कनेक्टेड हैं। एक एलियन स्पीसीज का रिकरिंग प्रेजेंस एपिसोड 6 और 7 में एक्सप्लेन किया गया। अली कलर ब्लाइंड था और उसे नौकरी की बहुत जरूरत थी। उसके एप्लीकेशंस अक्सर उसकी कंडीशन के कारण रिजेक्ट हो जाती थी और एक दिन उसने एक औरत को एटीएम पे लूटने का फैसला किया हिप्नोसिस का यूज करके। उसने अपने पड़ोसी इवान से हिप्नोसिस सीखा था और हैरानी की बात यह थी कि वो इसमें काफी अच्छा था। अली को अपने किए का बहुत पछतावा था और अजीब बात यह थी कि उसकी दुनिया उस रात पूरी तरह से बदल गई। उसे अचानक से रंग देखने शुरू हो गए और उसकी पत्नी और बच्चे अचानक से मोरली करप्ट बन गए। उसने अपने आप को बुरे एग्जाम्पल के लिए दोषी माना और जितना उसने अपने घर का केओस कंट्रोल करने की कोशिश की उतना ही चीजें और मुश्किल होती गई। अली को समझ आ गया कि एटीएम पे जो बूढ़ी औरत थी उसने ही उसकी फैमिली को हिप्नोटाइज किया होगा। शायद उसने वादा किया कि वो उसका पैसा वापस करेगा और उसे अपने फैमिली को रिलीज करने की भीख मांगी, पर यह इतना आसान नहीं था और उस ओल्ड वुमन ने अली को चैलेंज किया कि अगर वो मरना नहीं चाहता तो वो जल्दी से जल्दी अपने आप को ढूंढे। अली को जल्दी ही समझ आया कि जो कुछ वो देख रहा था वो सब असली नहीं था और सब उसके दिमाग में था। जैसे ही उसने अपने विचारों पर नियंत्रण पाया और अपनी प्रॉब्लम से भागने की बजाय उनका सामना किया, वो हिप्नोसिस को रेजिस्ट कर सका। जब अली उठा उसने डेवी को अपने सामने खड़ा देखा। ये बात साफ था, उन अजीब क्रीचर्स से एनकाउंटर के बाद डेवी ने अपनी जिंदगी उसके मिस्ट्री को सॉल्व करने में लगा दी थी। उसने अली को सक्सेसफुली इस हिप्नोसिस को तोड़ने के लिए बधाई दी और इस एपिसोड के अंत में डेवी ने रिवील किया कि वो ऐसे लोगों की तलाश में थी जो अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते थे। उसने उसे एक डेलिकेट और इम्पोर्टेंट मिशन के लिए चुना जो दुनिया को बचाने से जुड़ा था और हमें इसके बारे में फाइनल एपिसोड में और भी डिटेल्स में पता चलता है। वालिया जकार्ता की एक बेस्ट डायमंड अप्रेजर थी और अपने प्रिंसिपल्स और डेडिकेशन के लिए मशहूर थी। एक दिन कस्टम्स ऑफिस से निकलते वक्त वालिया एक अजीब औरत से मिली जिसने उसकी आंखों की तारीफ की और कहा कि वो जल्दी फिर मिलेंगी। वालिया अपनी बहन दारा को मिस करती थी जो अचानक से गायब हो गई थी और फिर कभी नहीं मिली। उसने एक फ्रेम फोटोग्राफ के पीछे छुपी हुई एक पेन ड्राइव पाई और डॉक्यूमेंट से पता चला कि दारा ने एक कंपनी में फोटोग्राफर की नौकरी के लिए अप्लाई किया था जो पीओ बॉक्स नंबर 888 के नाम से रजिस्टर्ड थी। वालिया ने ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की पर तब पता चला कि पीओ बॉक्स को 40 साल पहले पे किया गया था और 100 साल के लिए रेंट पे लिया गया था। उसने एक और औरत के बारे में इंफॉर्मेशन पाई जो कंपनी के बारे में क्यूरियस थी। वालिया उस औरत से मिली और उसके पति भी मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में गायब हो गए थे जैसे उसकी बहन। जब वो वापस आए तो खून में लथपथ थे और उनके सर में एक छेद था। उसने फिर दारा की तस्वीर दिखाई और उसे रियलाइज हुआ कि उन एप्लीकेंट्स के साथ कुछ ट्रैजिक हुआ था। वालिया आंसर्स पाने के लिए डेस्परेट थी और जब जॉब ओपनिंग दोबारा अनाउंस हुआ उसने अप्लाई कर दिया, जबकि वालिया को एक अंदाजा था कि उसने किस चीज के लिए अप्लाई किया था। बाकी एप्लीकेंट्स बिल्कुल क्लूलेस थे। उन्हें यह अजीब लगा कि हर फील्ड से कैंडिडेट्स को बुलाया गया पर किसी ने भी अपकमिंग हॉरर का अंदाजा नहीं लगाया था। फिर एक सडन स्मोक रिलीज ने सबको एलिवेटर में बेहोश कर दिया। जब वो जागे तो अपने आप को चेयर से बंधा हुआ पाया। वालिया को समझ आया कि जॉब ओपनिंग का पर्पस हर स्ट्रीम से टैलेंटेड इंडिविजुअल्स को इकट्ठा करना था और इंटरव्यूअर्स के एक कल्ट के मेंबर थे जो इंसान के सबसे वैल्यूएबल बॉडी पार्ट्स को कंज्यूम करते थे। एड्रियन जिसे हमने एपिसोड 3 में देखा था वो भी इस कल्ट का मेंबर था। उनका मानना था कि वो ह्यूमन रेस से ज्यादा सुपीरियर हैं और सिर्फ इंसान की बेस्ट चीजें टेस्ट करना डिजर्व करते हैं।
उन्होंने वालिया को हिप्नोटाइज कर लिया था और उसकी आंखें कंज्यूम करने वाले थे जब अचानक एक ग्रुप ऑफ ह्यूमंस ब्लैक क्लोथ्स पहनकर वहां घुस गए। ये टीम था डेवी, अली, वैहू, रानी और पंजिका, और उन्होंने मिलकर इन नेफेरियस क्रीचर्स के खिलाफ लड़ने के लिए एक टीम बनाया था जिनके पास हिप्नोटिक पावर्स था उनको लेके। वैहू के नॉलेज से उन्हें सुपर पावर्स मिला था इन डीमंस से लड़ने के लिए। जब इन दो ग्रुप्स के बीच हिप्नोसिस का युद्ध छिड़ गया, लक्ष्मी वल्दिया के पास आई और उसे बचाया। फाइनल एपिसोड के अंत में दिखाया गया कि प्रीवियस एपिसोड्स की सर्वाइवर्स ने मिलकर एंटीबॉडीज टीम बनाई थी जो डिमोनिक स्पीसीज को दुनिया से भगाने के लिए डेडिकेटेड थी। ये डिमोनिक स्पीसीज जमीन के नीचे अगार्था में पैदा हुई थी और वो ह्यूमन वर्ल्ड पर कब्जा करने के लिए बेताब थी, पर एंटीबॉडीज अभी के लिए ये फेस ऑफ जीत गए। वाल्डा ने अपनी बहन का बदला लेने और दुनिया को बचाने के लिए एंटीबॉडीज ज्वाइन किया। अगाथा को कभी कभी शंबाला से कंफ्यूज किया जाता है, जो कि एक हाइपोथेटिकल जगह है जो टिबेटन कालचक्र टीचिंग्स, हिंदुइज्म के कल्कि पुराण और वज्रयान बुद्धिज्म में कई बार मेंशन है। थियोसॉफिस्ट खासकर अगर्थी को मानते हैं कि ये तिब्बत के नीचे केव्स का एक बड़ा नेटवर्क है जो असुरास या डेमिगॉड्स का घर है, जो हिंदू टेक्स्ट में पाताल या नरक के रूप में जाना जाता है। अगार्था, अगार्ता, अघारती, अगारथ, अगार्ता, अघारता या अगारथा के नाम से डिफरेंट कल्चर्स में इस जगह को जाना जाता है और ये एक मिथिकल रेल्म है जो पृथ्वी के इंटीरियर में सिचुएटेड है। कभी कभी इसे हॉलो अर्थ के आइडिया से कनेक्ट किया जाता है। तो इसका मतलब यह है कि असुरा या राक्षसा जैसे प्राणी शायद पृथ्वी के सरफेस पे वापस आने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अपना राज फैला सके, और ये इन एंटीबॉडीज का डिवाइन ड्यूटी है कि वो उन्हें रोके। और कौन जाने ये कहानी कल के पुराना से भी कनेक्ट हो सकती है फ्यूचर में, क्योंकि ये मॉडर्न डे पॉप कल्चर का एक हॉट टॉपिक बन चुका है। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। जो कॉन्वर्स नाइटमेयर्स एंड डे ड्रीम्स को नेटफ्लिक्स पर देखने के आपके एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। इस वीडियो के लाइक बटन को दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सिनेमा और सीरीज का वीकली डोज मिलता रहे। अगले एपिसोड में मिलते हैं और तब तक के लिए वी आर साइनिंग ऑफ। सलामत तिंगल एंड आई विल बी बैक।